गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीचिंग केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि आईआईटी जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खास करके इनके एप्लीकेशन पे। तो आज मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम प्लस एम माइनस एम को डिसाइड करेंगे। साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, क्या रोल है प्लस एम माइनस एम का एसिडिटी में, बेसिसिटी में, किसी केमिकल रिएक्शन में। आज हम सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, किसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, कब मेटा डायरेक्टिंग नेचर है, ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जेईई अथवा नीट के लिए, और क्योंकि ये हर साल यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आज हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि क्या रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम होता है? तो आंसर है नहीं। तो फिर आखिर क्यों बोला जाता है कि दोनों साथ साथ है? तो देखो, जब हम एप्लीकेशन यूज करते हैं और हम क्वेश्चन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें पैरेलल चलते रहती है, इसलिए वो हम कुछ हद तक सेम मानते हुए काम करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला हम यहाँ पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है रेजोनेंस में और साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर रेजोनेंस कहीं पे हो रहा है, या कह लो कि पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस। लेकिन अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे हम इसके बेसिक की बात करूं तो यहां पर हम लिखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड इन बोथ डायरेक्शन। तो देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थ्रू पाई बॉन्ड इन बोथ डायरेक्शन। और यहां हम लोग क्या करने वाले हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह है हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड in only one direction। तो ये दोनों में हो जाता है डिफरेंस। तो देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम यहां पर ले लेते हैं इस तरह का, मान लीजिए कि ये है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचें तो इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इसे यहाँ कर दें और यहाँ निगेटिव चार्ज बना देते हैं। यानी कि अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो देखिए, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, यहाँ निगेटिव, और यहाँ हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को हम अगर इस डायरेक्शन में मूव कराएं, जैसे कि देखिए हम यहाँ फिर से बना लेते हैं, और हम क्या करते हैं, इस बार इस बॉन्ड को इधर, इस बॉन्ड को इधर, और इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इधर आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम मूवमेंट इधर से इधर करा दिए, और नीचे हम मूवमेंट इधर से इधर करा दिए। ये तब तक पॉसिबल है जब तक इस पाई बॉन्ड में कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ग्रुप लगा दें, मतलब इसको हम बोलने जा रहे हैं क्या, रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों साइड हो रहा है। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है, बोथ साइड। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोथ साइड। जबकि हम यहाँ पर देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट देखने वाले हैं क्या होता है।
मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर दें कि यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं और यहाँ देखिए हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, यहाँ हम ऑक्सीजन ले लिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि ये उठ करके यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर अब तक आप इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि रेजोनेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना चुके हैं, तो पहले आप उसे जा करके देख लीजिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल खींचना सीख जाएंगे आप। एकदम 0 टू अपर लेवल तक पढ़ाया गया है उस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अगर उन चीज़ों को नहीं सीखे हैं कि कैसे खींचा जाता है, तो पहले आप वहाँ जा करके देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप पहले से जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ तक क्या है, हम इसका अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड यहाँ गया, पाई उठ के यहाँ गया और यहाँ O के पास निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अगर हम इसको सोचें कि हम इसे उल्टा कर लें, मतलब इस स्ट्रक्चर को हम फिर से देखिए यहाँ एक बार लिख रहे हैं और यहाँ हम कहें कि ये ऐसे है और ये हम कहें कि ये इधर के तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम इसी को बोलते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ज़्यादा किताबी नॉलेज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। रेजोनेंस तो सारा चीज़ हो गया, क्योंकि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है, चाहे डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, तो रेजोनेंस तो रहेगा ही। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितना भी मेसोमेरिक इफेक्ट है सारा हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा। मगर जो रेजोनेंस है वो सिर्फ रेजोनेंस ही रहेगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन बनाने की बात करें तो आप लोग इसे कंबाइंड करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट एक मानते हुए आप क्वेश्चन लगाइए, यानी एप्लीकेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिफिनीशन पूछा जाए तो अलग अलग हो जाता है। तो देखिए रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है। दोनों साइड में हो रहा है डायरेक्शन, तो हमारा हो गया रेजोनेंस। सिर्फ एक साइड में हो रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं एक एक एग्जाम्पल, यानी टोटल फंक्शनल ग्रुप, टोटल सब्स्टिट्यूशन, कब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, कब वो बदल के ऑर्थो पैरा भी हो जाता है, किस तरीके से वो आज हम सारा दिखाएंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक एक सब्स्टिट्यूशन, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक बेसिक पता चल गया रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स का। तो देखिए ये यहाँ पर हो जाता है क्या, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है तो मेसोमेरिक इफेक्ट का दो टाइप हो जाते हैं। एक हम लोग बात करते हैं प्लस एम और दूसरा हम लोग बात करते हैं माइनस एम। तो प्लस एम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम को प्रोवाइड करे, यानी हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं provided electron density to the system। जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लस एम, और माइनस एम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के रखेगा। तो यहां हम देखिए लिख रहे हैं विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द सिस्टम। ये बस दो चीज आपको समझ के रखना है। हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये तो भी परिभाषा लिखे हैं हम लोग कि प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सिस्टम, और यहाँ माइनस एम है कि विड्रॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ क्या होता है कि ये चूंकि देने का काम कर रहा है तो हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ईडीजी शॉर्ट में लिखते हैं। और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ईडब्ल्यूजी। अब देखिए यहाँ तक तो ये बेसिक था। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं यूनिक चीज आपको मिलेगा यहाँ पर आप सारा क्वेश्चन लगा पाएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी बुक से बनाएं, कोई स्टडी मटेरियल से बनाएं। यहाँ तक आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब तक आप सीख चुके हैं कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर है, और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट में हम लोग क्या ट्रिक यूज करें जिससे कि हमें पहचान में आ सके कि कौन प्लस एम शो करेगा और कौन माइनस एम शो करेगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम पहले पहचानेंगे कैसे कि इसमें रेजोनेंस है भी या नहीं है, क्योंकि पहले ये होना चाहिए कि रेजोनेंस है तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रिक लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास A डबल बॉन्ड B हो और C के पास पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो, या A ट्रिपल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, या A के पास लोन पेयर हो या निगेटिव और B के पास पॉजिटिव, तो ये केस अगर आपको दिखें तो ही रेजोनेंस है, वरना यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा हम बात कर लें हाइपर कंजुगेशन की, तो देखिए क्या होता है कि कार्बन ये है अल्फा और बगल में है कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो अथवा रेडिकल हो, या यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पर अगर कोई भी हाइड्रोजन हो तो इस केस में हम इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए ये जो हम अभी कंसेप्ट लिखे आपको पहचानने के लिए है क्या चीज, रेजोनेंस। ये जो हम लिखे हैं ये है क्या, हाइपर कंजुगेशन। हम इसलिए लिख रहे हैं कि पढ़ तो रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन सा इफेक्ट है, तभी तो हम प्लस या माइनस हम करेंगे। तो ये हमारा था, ये हमारा हो गया क्या, हाइपर कंजुगेशन का। और इंडक्टिव इफेक्ट सिंपल है कि कार्बन से जो भी लगा हुआ ग्रुप हो, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, हाइड्रोजन हो, यानी ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग चलता है, तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह प्रेजेंट है, उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और हाइपर कंजुगेशन क्या है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा कम से कम एक, और अल्फा हाइड्रोजन गिनती करते हैं कहाँ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाले कार्बन पर है हाइड्रोजन, या इसी कार्बन पर है फ्री रेडिकल, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बगल में हो हाइड्रोजन, तो हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। और इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग कहीं भी हो सकता है, और लेकिन रेजोनेंस का केस इतना है। तो देखिए हम वापस बता रहे हैं आपको, किसी भी बच्चे को यहाँ से इसके एप्लीकेशन में इसलिए दिक्कत होता है कि सबसे ज्यादा जो परेशान करता है स्टूडेंट को वो है रेजोनेंस, और आज हम उन सारे परेशानी को आपको दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अब देखिए ये हमारा हो गया तीनों इफेक्ट अलग से। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में लेकर के कि कब हम बोलेंगे प्लस एम, कैसे पहचानेंगे कैसे प्लस एम को। तो देखिए प्लस एम पहचानने के लिए क्या है, आपके पास होना चाहिए वैसा एलिमेंट जो सिंगल बॉन्डेड हो और लोन पेयर हो। तो हम यहां देखिए लिख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो सिंगल बॉन्ड हो और उसके पास लोन पेयर है अथवा निगेटिव चार्ज है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या शो करेगा, प्लस एम। तो ये देखिए आपको दिया जा रहा है इसका ट्रिक मेसोमेरिक इफेक्ट पहचानने का। हम आज आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक एक सब्स्टिट्यूशन पर इसे अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्डेड हो गया प्लस एम। अब दूसरा अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, माइनस एम। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए माइनस एम पहचानने के लिए है कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि हम यहाँ पर एम बी लिख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से है। तो मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव
En का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रोनिगेटिव, मल्टीपल बॉन्ड लिखे हैं शॉर्ट में MB। मल्टीपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अगर ये चीज आपको मिलता है कि ऐसा ग्रुप जो मल्टीपल बॉन्डेड हो और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इस ग्रुप को बोलेंगे क्या, -M। यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, यहाँ लोन पेयर हो लोन पेयर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे क्या, -M। हम यहाँ पर आपको एक एक ग्रुप दिखाने वाले हैं, इसलिए आप देखते रहिए, हम एक एक करके आपको दिखाते जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग का हो गया कि यहाँ तक हम लोग ट्रिक लिख लिए कैसे पहचानेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके चलते हैं, सारा फंक्शनल ग्रुप सारा सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। सपोज कीजिए कि यहाँ पर है A डबल बॉन्ड B और यहाँ हम देखिए ले रहे हैं COOH, ये ग्रुप ले लिए। अब ध्यान से समझते जाइए, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, अगर अब तक कोई रेजोनेंस नहीं पढ़े हैं बेसिक पार्ट तो वो जा करके पढ़ लीजिए, आपको ये समझ में काफी आसान से हो जाएगा। ऐसे में देखिए यहाँ ट्रिक लिखे हुए हैं A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, मगर इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज उधर पढ़ाए हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ये समझने में दिक्कत हो रहा हो कि रेजोनेंस है या नहीं, तो एक बार आप बेसिक पार्ट जरूर देख लीजिए, रेजोनेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 को। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये जो लगा हुआ है COOH ये क्या शो करता है, +M अथवा -M। तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक पर आप आ जाइए। आपको जिस किसी भी ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है और वो रेजोनेंस में जहां से जहां तक एप्लीकेबल हो रहा है, यानी A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, यहाँ इस कार्बन से ही आपको देखना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप इस एटम को देखिए कि क्या ये एटम इससे जो लगा हुआ है वो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है अथवा मल्टीपल बॉन्डेड है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डेड है, इधर सिंगल बॉन्ड है उससे मतलब नहीं है, एक भी अगर मल्टीपल बॉन्ड है मतलब वो मल्टीपल बॉन्डेड है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्डेड है, साथ साथ यहाँ बोला जा रहा है क्या कि मोर ईएन। तो मोर ईएन यहाँ पर ऑक्सीजन है और लेस ईएन यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन तो पूरी ऑर्गेनिक में लेस ईएन ही रहता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज ना आए, और वो तो एक ही केस बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अदरवाइज आप ऐसे ही सोच सकते हैं ये हमेशा लेस ईएन होगा और ये मोर ईएन। तो बस आपको मिल गया कि मल्टीपल बॉन्डेड है और मोर ईएन लगा हुआ है। तो आपको तुरंत बोल देना है कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या, ये जो ग्रुप है वो क्या शो करेगा, -M शो करेगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दे दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड लगा करके और पूछ लिया जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। हालांकि ज्यादा यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस इसी का रहता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव साइट है इसके तुलना में। मगर कभी कभी ऐसे कंपटीशन में देखा गया है रेयर केस में कि आपको पूछा जाएगा, लगा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन पूछा जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बताइए कि ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ये रेजोनेंस यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं कि हम कैसे खींचते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम थोड़ा सा ट्रिक भले दे देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम पहले पढ़ा चुके हैं। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचा जाता है लेस ईएन टू मोर ईएन, या हम यहाँ पर खींचते हैं रिच टू पुअर, या हम यहाँ पर खींचते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 तरीके हैं खींचने के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, जो कि हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं बेसिक पार्ट में। अभी तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि लेस ईएन टू मोर ईएन जाते हैं और रिच टू पुअर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये ट्रिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई नए हैं नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के देख लीजिए, यहाँ पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया -M। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये डबल बॉन्ड के बारे में पूछे तो देखिए ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, और दे रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, +M। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है जनरली जो ग्रुप लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही एटम में -M भी हो गया +M भी हो गया। ये क्वेश्चन के ऊपर है, अगर कुछ भी नहीं पूछा गया डायरेक्ट ऐसे ही पूछ रहा है
कि बताइए क्या शो करेगा, तो आपको इसे लेना है, या वो बोलेगा ही कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, या हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे रिएक्शन का तो जनरली इसी के बारे में चर्चा किया जाता है। ये हम इसलिए दे दिए हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है अलग से, कि कोई ग्रुप लगा दिया, पूछेगा डबल बॉन्ड का क्या रोल है यहाँ पे, तो इसलिए हम बता दिए, वरना आपको जनरली यहाँ पर फोकस करना है इसके ऊपर। तो देखिए इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ गया, और यहाँ देखिए हम क्या लिए थे, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ आ गया O नेगेटिव, और इधर तो है जस के तस, और यहाँ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये उठ करके यहाँ चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ये सारा चीज क्यों जाता है, कैसे जाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते टाइम। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट पर, कि कब शो कर रहा है +m और कब शो कर रहा है -m। इसलिए अभी हम इनिशियल कुछ स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, लेकिन बाद में हम डायरेक्ट ट्रिक से यूज करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर होगी, आप कार्बोक्सिलिक एसिड समझ गए, -m शो करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि अगर यही चीज रिंग में आ जाए, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इसे रिंग में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ बहुत क्वेश्चन आता है, बेंजीन रिंग में हम ले लेते हैं इस तरह से, COOH ले लिए। तो यहाँ भी देखिए क्या है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, यहाँ भी ऐसे ही था, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। हम बार बार बोल रहे हैं कि रिंग में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने नहीं आता है, तो हम पूरा रिंग में भी खींचने के लिए सिखा चुके हैं रेजोनेंस पार्ट 1 में। अगर कोई नए हैं नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये मोरियन है और ये लेसियन है। अब यहाँ पहचानना है हमको कि कैसा शो करेगा, तो सिंपल है, मल्टीपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी शो क्या करेगा, ये -m। तो देखिए सिंपल है, हमने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उठा करके यहाँ रिंग में लेके चल गया। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो रटने लगते हैं। कंसेप्ट को समझिए, बहुत आसान है। तो देखिए ये वाली चीज जो है, ये तो बिल्कुल यही है जो यहाँ पे था, इतना एरिया यही है ये। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये भी -m हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि इस रिंग में आपको ये जो COOH लगा हुआ है, इसको हम लोग घुमा के लगा लें, मतलब हम O को इस साइड कर दें और CO को उधर कर दें। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम ले लेंगे O और इधर हम ले लेते हैं CO, और इधर मान लीजिए H या R कुछ भी रहता है। तो बच्चे यहाँ पर गलती करना शुरू कर देते हैं, और कंपटीशन इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। तो आज हम चूंकि बताएं आपको कि एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारा चीज माइन्यूटली दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, तो आप देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या ये जो लगा हुआ ग्रुप है ये मल्टीपल बॉन्डेड है, नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है, क्योंकि आपको सिर्फ जो लगा हुआ ग्रुप है उसे ही देखना है, यानी A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, और लोन पेयर है और यहाँ मल्टीपल बॉन्डेड नहीं है। तो देखिए यहाँ आ गया सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर और निगेटिव चार्ज जो भी रहे। तो अब ये क्या होता है ना कि ये लोन पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से निगेटिव, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलने लगते हैं क्या, +m। तो यहाँ रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बस इस ट्रिक के थ्रू हम लोग सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आप देखें कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल केस में लिए तो हमारे दिखा रहा था -m, अगर हम उसको बदल दिए, इस तरीके से कर दिए, तो हालांकि ये COOC एस्टर भी बोला जा सकता है, मगर यहाँ समझने के लिए O लगा दिए, इस तरह से हो गया। तो हम लोग अब देखिए इसको कर दिए क्या, +m। क्यों कर दिए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी चीज को आप रिंग में अगर हम लिए हैं तो आप चेन में भी ले सकते थे। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि O और CO, इधर आप H R या कोई भी ग्रुप, यहाँ हम देखिए लिख देते हैं एनी ग्रुप, आप उधर कुछ भी ग्रुप लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, और अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से निगेटिव। तो ये जो यहाँ पर ग्रुप है ये दिखाने लगेगा क्या, +m। कुछ बच्चे को यहाँ पर ये डाउट रहता है कि सर ये तो -m दिखा रहा, मगर इधर का जो ग्रुप है तो कहीं ना कहीं ये इसका पार्ट है।
तो जब हम रिएक्टिविटी पढ़ते हैं या कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो चूंकि इन सारे के लिए पढ़ते हैं तो नो डाउट ये इसे प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये +m है इसके तुलना में, मतलब CO के लिए ये +m का काम कर रहा है। मगर ये चीजें पूछी नहीं जाती है क्योंकि जो रिएक्टिव साइट है ना अपना वो ये पूरा है, तो इसलिए हमको फोकस करना रहता है इन पूरे के ऊपर। और इन पूरे में से जो रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, तो रिंग से ये डायरेक्ट लगा हुआ है इसलिए इस पर फोकस करना रहता है। ठीक उसी तरह से देखिए रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ ये है, नो डाउट ये इधर भी जाएगा, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिलेगा, लेकिन जो मेन है वो इसी के ऊपर फोकस करना रहता है। तो उसी तरह से देखिए हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि ये इधर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि A डबल बॉन्ड B इसी के पास ये लगा हुआ है, तो इससे रिलेटेड इधर भी दे रहा है, इधर भी सेम है, ये मोर ईएन है, इधर की तरफ खींचेगा। लेकिन जो मेन देखते हैं हम लोग जिससे अटैच एटम है कि हमको इसको देखना है, ठीक उसी तरह से हमें इसे देखना रहता है और यहाँ पर हमें इसे देखना रहता है। तो इसलिए यहाँ तक अब तक आप समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा स्पीड में इन चीज़ों को करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम आपको दिखा दिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का बदलता हुआ कहानी कि किस तरह से वो बदल बदल के आ सकता है। अब हम यहाँ से चलते हैं आपको लेकर के सल्फोनिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम ले लेते हैं SO3H को। तो अगर हम यहाँ SO3H ले लें तो फिर से वही कहानी आप देख लीजिए, A डबल बॉन्ड B, अच्छा यहाँ थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं रेजोनेंस कराने के लिए। तो A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, और इधर भी देखिए C डबल बॉन्ड D, और A डबल बॉन्ड B यहाँ से लगा करके अगर ये मल्टीपल बॉन्ड है, अगर एक साइड सिंगल बॉन्ड भी है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर एक बार भी डबल बॉन्ड आ गया मतलब आपको समझना है कि मल्टीपल बॉन्डेड है। जैसे यहाँ देखिए था मल्टीपल बॉन्ड है, अब इधर सिंगल बॉन्ड है, उससे मतलब नहीं है। अगर एक बार भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है तो आपको उसे मल्टीपल बॉन्ड समझते हुए ट्रीट करना है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये इधर के तरफ, ये इधर के तरफ, या इधर के तरफ सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना खींच करके आपको हम सिर्फ अब डिस्कस करने वाले हैं क्या, +m -m, क्योंकि ये सारा हम बेसिक पार्ट रेजोनेंस में कर चुके हैं। तो देखिए ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से आप इसे देखते रहिए, मल्टीपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये शो करने लगेगा क्या, -m सल्फोनिक एसिड। अब हम इसी को क्या करते हैं, हम रिंग में ले लेते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर नहीं खींचते हैं क्योंकि वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं खींचने के लिए, वीडियो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा या एक ही चीज़ रिपीट करने से फायदा नहीं है, यहाँ हम लोग समझते जाते हैं सारा चीज़। तो देखिए जैसे था A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, यहाँ भी है A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D या C डबल बॉन्ड D, तो इसलिए यहाँ भी उठ करके ये यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है SO3H, इसलिए ये भी क्या काम करने लगेगा, -m का। तो इस तरह से बहुत आसान है। अब देखिए इसी में अगर स्ट्रक्चर को घुमा करके O को पहले दे दिया जाए जैसे हम इसमें लिए हैं, हालांकि वो SO3H बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कराया जाता है। जैसे कि देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, SO3H था तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, H को छोड़ देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। 5 बॉन्ड बना चुका है, मान लीजिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दे करके इसे 6 बॉन्ड कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो ये इधर के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेगा, और अगर देने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, +m। तो यही सब कंफ्यूजन है स्टूडेंट के बीच, सिर्फ उसको घुमा दिया। तो यहाँ से देखिए आप पकड़ लीजिए, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर +m, मल्टीपल बॉन्डेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -m। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हम इसी चीज को ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम O इधर दे देते हैं और हम SO3H को ऐसे लगा देते हैं। तो हालांकि SO4 हो जा रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या था कि 6 बॉन्ड बनना चाहिए, तो 2 2 4 1 5 1 6, यहाँ भी 2 2 4 1 5 1 6 था, यहाँ भी देखिए 2 2 4 1 5 1 6 बॉन्ड बन रहा है। अगर कंफ्यूज कराने के लिए क्या होगा, SO3 ही रहने देगा। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इधर हम O लगा दिए हैं, इधर भी O ले लिए हैं, SO3, यहाँ OH लगा दे या H लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रुप लगा दे। तो मेन आपको फोकस किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर जो डायरेक्टली लगे हुए हैं, ये क्या करेगा, देने लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या शो करने लग गया, +m। क्यों करने लगा,
क्योंकि यहां पर देखिए है लोन पेयर और इधर सिंगल बॉन्डेड है, तो इसलिए सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर प्लस m और मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माइनस m। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ग्रुप को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ऐसे लगा दे घुमा के लगा दे। तो यहां तक हम आपको दिखा चुके हैं दो ग्रुप। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, तो चलिए यहां तक हो चुका होगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम वापस से लिख लेते हैं और फिर और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या था कि प्लस m, ये हमारा ट्रिक था, हम वापस से इसे लिख ले रहे हैं। प्लस m कब शो करेगा? जब रहेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्डेड प्लस लोन पेयर अथवा निगेटिव चार्ज। तो ये था हमारा किसका? प्लस m का। और माइनस m अपने पास क्या है सेकेंड में? ये था हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्लस क्या होना चाहिए? मोरियन। इन्हीं दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्लस m माइनस m पहचानते चलेंगे। तो देखिए सल्फोनिक एसिड हम यहाँ तक बता चुके हैं। आज हम आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप दिखाएंगे, एक एक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ तक अपना हो गया। अब हम चलते हैं किसमें? एस्टर में। तो देखिए एस्टर होता है क्या? COO तो यहाँ हम ले लेते हैं COO और यहाँ R, मतलब कोई भी R में कार्बन रह सकता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए फिर से क्या हो रहा है, आप पहचानते चलिए। अब हम लोग स्पीड यहाँ से बढ़ाते हैं। A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D रेजोनेंस है, और यहाँ पहचानते हैं कि देखिए मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्डेड है तो मल्टीपल बॉन्ड है, और ये क्या है? मोरियन है, ऑक्सीजन। तो इसलिए ये कौन सा ग्रुप शो करेगा? माइनस m। देख लीजिए मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है, इसे ही तो देखना है। तो माइनस m हो गया। अब देखिए हम इसी को क्या करते हैं, यहां पर हम A डबल बॉन्ड B लेते हैं और यहां देखिए अब जरा इसको घुमा के लगाते हैं ऐसे। तो अब यहां पर होता है क्या? COOC एस्टर तो है, लेकिन सावधान, जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ ग्रुप है A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर है। तो अब यहां पर देखिए आसानी से क्या हो जाता है कि ये तो इधर के तरफ शिफ्ट होने लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जबकि ये तो ऐसे चलता है लेस E मोरियन। और ऐसे भी समझने के लिए था मल्टीपल बॉन्डेड प्लस मोरियन माइनस m, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर प्लस m। तो कुछ भी नहीं है, यही देखिए प्लस m हो गया, पलट के लगा दिया गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिंग में लेके चलते हैं। तो देखिए रिंग में हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ आ गया अपना COOR एस्टर। R में नंबर ऑफ कार्बन, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो मर्जी हो यहाँ लगा सकते हैं R के जगह पे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी। कैसा ग्रुप लगा हुआ है? मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये मल्टीपल बॉन्डेड है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या बोलने वाले हैं? माइनस m। और ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से चला जाएगा। यहां से अब हम देखिए क्या करते हैं, इसे रिंग पर लेके चलते हैं और यहां पर हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं OCOR। तो अब यहां देखिए क्या है, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर। तो है तो एस्टर ही, मगर घूम के लग गया, क्या हो गया? ये प्लस m। तो यही चीजें हैं जो स्टूडेंट को काफी परेशान करता है, और जनरली बुक में एक जगह दिया हुआ नहीं रहता है, या यूट्यूब पर वीडियो में इस तरह से बताया हुआ नहीं रहता है। तो हम देख रहे थे कहीं ना कहीं बच्चे को काफी परेशानी हो रहा था यहाँ पे। तो हम सोचे क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि सारे लोग को यहाँ पर दिक्कतें आती है, दिक्कत ना हो। तो देखिए रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं। मल्टीपल बॉन्ड मोरियन माइनस m, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर प्लस m। देख रहे हैं आप, एक इससे ज्यादा आपको एस्टर में और कुछ करने वाला नहीं है। वो चेन में देगा या रिंग में देगा, और रिंग को पलट के देगा O को, और रिंग में पलट के देगा O को। तो इसीलिए अगर ऐसे है CO लगा हुआ है, OR इधर है, माइनस m है, अगर इस O को पलट दिया प्लस m हो गया। यहाँ भी देखिए CO लगा हुआ है, डायरेक्ट रिंग से माइनस m है, पलट दिया O को प्लस m है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब काफी फायदेमंद रहता है आगे चल के जब हम रिएक्शन बताएंगे तो उसमें।
अभी तो सिर्फ ये सीखना है प्लस एम और माइनस एम। तो देखिए एस्टर का केस हम दिखा दिए आपको। एस्टर के बाद हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ये था शायद हमारा तीसरा, हम देखिए यहाँ फोर्थ स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं एसिड हैलाइड का। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं COX। इस X के जगह पर आपको दिया हुआ रह सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ क्या है, A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, फिर से वही कहानी, मल्टीपल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ होने लगेगा और ये शो करने लगेगा क्या, -m। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई X है और यहाँ लगा दिया गया CO और इधर कुछ भी रहेगा H या R। तो देखिए यहाँ से COX है, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि एक बॉन्ड बनाता है और लोन पेयर यूज करके वो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ है A डबल बॉन्ड B, C के पास पॉजिटिव चार्ज, दिख तो रहा है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस हाइड्रोजन में अगर आपको लगा हुआ हो मान लीजिए फ्लोरीन, तो अब आप इसमें बॉन्ड नहीं बना सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये p ऑर्बिटल ही रहता है और ये 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता है, इसके पास D नहीं है। और अगर क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर अब रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 2 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो इसलिए हम एक एक करके आपको सारा स्ट्रक्चर घुमा घुमा करके भी दिखा रहे हैं कि क्या सारा रीजन है, कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। ये हम पढ़ा चुके हैं बेसिक में भी, वहाँ भी आप एक बार जाके देख लीजिए। और यहाँ देखिए हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन वगैरह नहीं हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन रहेगा तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि D ऑर्बिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बॉन्ड हम बना सकते हैं। इसलिए यहाँ हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम +m -m नहीं लिख रहे हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम इसको रिंग में लेके चलते हैं। तो रिंग में हमारा ये हो जाएगा क्या, COX। तो यहाँ भी देखिए मल्टीपल बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी शो करने लगेगा क्या, -m, यानी कि जैसा चेन वैसा रिंग। और यहाँ भी अगर आपको मन हो कि हम पलट के लगा लेंगे, तो यहाँ भी देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है और 2 बॉन्ड बन चुका है, तो 3 बॉन्ड नहीं बनेगा। तो रेजोनेंस सिर्फ रिंग के अंदर रहेगा, ऊपर से हम रेजोनेंस नहीं कराएंगे, खास करके यहाँ फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो तो पॉसिबिलिटी होता है, और वो हम वैकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के लिए बता चुके हैं रेजोनेंस पार्ट 2 में, तो आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसका और इसका कम इम्पोर्टेंस है, आपको मेन ध्यान में +m -m को इन दोनों को रखना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखिए एसिड हैलाइड हो गया, अब हम यहाँ से लेकर के चलते हैं आपको अमाइड में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CONH2। तो यहाँ भी फिर से A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D। तो अब यहाँ देख लीजिए ये है मल्टीपल बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसलिए अब ये भी शो करने लगेगा क्या, -m। और इसको हम लोग क्या कर दें कि जरा घुमा के लगा लें, जैसे कि नाइट्रोजन को देखिए हम यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ कर देते हैं CO और यहाँ कुछ भी H या R। तो CON अमाइड उल्टा लगा दिया गया। तो जब देखिए उल्टा लगा दिया गया है तो A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, और यहाँ लिखा हुआ है सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर +m। तो यही वो चीज़ है जहाँ पर मिस्टेक होता है, और आज आपको हम एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं ताकि आप गलती ना करें। अब यहाँ के बाद देखिए हम इसको लेकर के आ जाते हैं रिंग में। तो रिंग में यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ लगा लेते हैं अमाइड था तो CONH2 ले लेते हैं। अब देखिए CONH2 में फिर से वही कहानी है, A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D। तो मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शो करने लगेगा क्या, -m। लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके उल्टा लगा लेते हैं। मतलब हम यहाँ पर देखिए लगा लेते हैं N, हम यहाँ पर लगा लेते हैं N को, और यहाँ पर हम बगल में दे देते हैं CO, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं अब H या R। तो देखिए यहाँ उल्टा लगा दिया गया है, A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, और ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के पास लोन पेयर, तो क्या शो करने लग जाएगा, +m।
तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे रिंग और चेन में कि नॉर्मल केस में अमाइड तो -m है, उल्टा घुमा के लगा दिया जाए +m हो जाता है। तो देखिए अमाइड तक हो गया, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इधर हम एक आध केस ले लेते हैं। तो अपने पास देखिए यहाँ तक हो गया 4th केस, 5th केस, 6 में चलते हैं। एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया। अब हम लोग लेके चलते हैं किसको, नाइट्राइल को। तो देखिए यहाँ है C∧N, फिर से वही कहानी, A∧B C∧D है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी पहले जो जुड़ा हुआ है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्डेड है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इसलिए ये देखिए इधर और ये इधर चलने लगता है और हम इसको बोलने लगते हैं कैसा, -m। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम देखिए इसको ले करके चलते हैं, क्या ये उल्टा रखने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम नाइट्रोजन यहाँ ले लेते हैं और हम यहाँ पे लगा लेते हैं कार्बन को, और चलिए ये 4 बॉन्ड बना रहा है, चलिए हम +- भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। चाहे तो यहाँ डेटिव बॉन्ड रख सकते हैं या हम इसको नॉर्मल ऐसे भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन दिख तो रहा है लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। सिंगल बॉन्ड है बीइंग लोन पेयर होना चाहिए था, कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मल केस में 3 बॉन्ड बनाता है, उसने अपना लोन पेयर यूज करके 4 बॉन्ड बना रखा है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड रहे लेकिन लोन पेयर बहुत जरूरी है, और लोन पेयर है नहीं। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, मतलब यहाँ हम कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है बीइंग मल्टीपल बॉन्डेड। तो अब यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये भी कैसा शो करने लगेगा, -m का। तो अब यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि Cn को हम लोग किस में ले लिए हैं, Nc में, ये भी हो जाता है एक। अब चलिए यहाँ के बाद हम आ जाते हैं इसको रिंग में लेकर के। तो देखिए रिंग में क्या हो जाता है कि यहाँ पर है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ भी सेम केस है, A∧B C∧D, मल्टीपल बॉन्ड है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो इसीलिए ये जाएगा कहाँ, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है रिंग से, तो ये भी हो गया क्या, -m। अब हम इसको जरा रिंग पर ले लेते हैं, उल्टा Nc बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम ले लेते हैं N∧C, निगेटिव पॉजिटिव डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये 4 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए प्लस देते हैं, यहाँ माइनस देते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है, A∧B C के पास ये है तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है। और यहाँ ये देखना है कि ये जो लगा हुआ है वो कैसा है, सिंगल है मल्टीपल है। तो इसे भी दिख रहा है मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल था, सिंगल तो है नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा क्या, -m। तो यहाँ ध्यान रखना है, Nc हो या Cn हो हमेशा शो करता है क्या, -m। तो यहाँ तक आपका हो चुका होगा, अगर यहाँ तक नहीं हुआ है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना नंबर है वो तो आप देख लीजिएगा कहाँ तक हमारा हो चुका है। यहाँ से देखिए अब हम लेके चल रहे हैं अगला ग्रुप। हमारे पास रहता है यहाँ पे, मान लीजिए हम A डबल बॉन्ड ले लेते हैं, COOCOC, यानी कि यहाँ पर हो गया एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ भी A∧B C∧D। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये इधर के तरफ, ये इधर के तरफ, यानी मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या शो करने लगेगा, -m। उसी तरह से अब हम इसको क्या करते हैं, जरा उल्टा लगाते हैं। मतलब हम यहाँ पर लेते हैं A∧B, यहाँ O ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं COO CH3 या R, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है अपने पास, A∧B C के पास लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, डोनेट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। बस हम इसी ट्रिक को हमेशा यूज कर रहे हैं और आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप, एक एक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, छूटना नहीं है। तो देखिए यहाँ तक हो गया, अब हम इसको रिंग पर लेके चलते हैं। तो रिंग में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं COOCOC, तो यहाँ भी सेम A∧B C∧D, मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा।
तो यहाँ भी देखिए कैसा है, मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी क्या शो कर देगा, -m। इसको हम लोग घुमा के लगा लेते हैं रिंग में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ O और इधर कर लेते हैं COOCOH या R। तो उधर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर, तो इसका मूवमेंट ऐसे होने लगेगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है और लोन पेयर है। तो यही ग्रुप उल्टा लगा दिया गया तो ये क्या शो करने लगेगा, +m। और अगर आपको ये पता नहीं है कि किसके पास कितना लोन पेयर होता है, कब बॉन्ड बनाता है, बच गया नहीं बचा, तो हम लोन पेयर का एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया अपने पास, ये था एसिड एनहाइड्राइड। अब हम लोग चलते हैं लेकर के अल्डिहाइड। तो देखिए ये है COH अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ भी A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D यानी मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी खींचने लगेगा और ये क्या शो करने लगेगा, -m। अब इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं क्या, इसमें देखिए पलटने वाली तो कोई बात है नहीं कि H इधर बीच में आ नहीं सकता है, तो ये तो पलटेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सीधे यहाँ से लेके चलते हैं इसको कहाँ, रिंग में। तो इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं COH। अब ये भी देखिए क्या है, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, तो ये इधर के तरफ ये इधर के तरफ मल्टीपल बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या हो जाएगा, -m। अब हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड ही बनाता है तो ये पलट नहीं सकता, तो अल्डिहाइड का केस यहीं तक चल सकता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कीटोन में कि मान लीजिए यहाँ है C और इधर रहना चाहिए कम से कम एक कार्बन, तभी बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ भी देखिए A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, मतलब ये इसे जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, -m। क्या इसको पलटा जा सकता है, तो देखिए पलटने से यहाँ कोई फायदा है नहीं क्योंकि कार्बन है, तो कार्बन इधर लेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए अब हम इसको लेकर के कहाँ चल जाते हैं, रिंग में। तो यहाँ ले लेते हैं CO, इधर है CH3, आपकी मर्जी इधर कितना हो कार्बन लगाया जा सकता है, इसलिए R लिख दिए हैं। तो यहाँ भी देखिए A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, यानी कि ये उठ करके यहाँ ये यहाँ, तो अब ये भी शो क्या करने लगेगा, -m। क्यों, मल्टीपल बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अल्डिहाइड कीटोन का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अल्कोहल में। तो देखिए यहाँ है अल्कोहल, कैसा है, ये सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्ड होते हुए यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, इसी से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये +m। इसको पलट लेते हैं, ये पलटा जा सकता है कि नहीं, तो देखिए अगर इसको आप पलटते हैं ऐसे कि मान लीजिए हम यहाँ O ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं H या R, कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ भी देखिए सेम हो जाता है हमारे। अच्छा ये तो हम ऐसे ही ले लिए, सेम हो गया। तो यहाँ O था ही इधर से, तो पलटेंगे तो H लेने से कोई फायदा है नहीं और R लगाएंगे तो अभी कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग यहाँ सीधे चल जाते हैं कहाँ, रिंग में लेके। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अब हम लगा लेते हैं इसे रिंग में। तो आप ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड हैविंग लोन पेयर क्या शो कर देगा, +m। तो इसमें कुछ भी नहीं था, हम लोग यहाँ तक देखिए देख लिए, बच गया एक एमीन, वो भी बना लेते हैं। तो देखिए एमीन में क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ A डबल बॉन्ड B, यहाँ है NH2, तो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर, तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव बनता है, तो ये क्या शो करने लग जाएगा हमको, +m। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आ जाते हैं, इसको जरा हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ N लिए थे, H लिए थे, यहाँ H हटा करके एक आध R भी लगाया जा सकता था इस H के बदले, तो इसलिए हम यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, N ले लेते हैं। मान लीजिए इधर R हो, कोई भी ग्रुप हो, उससे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्ड से इधर इधर ये क्या हो जाएगा, +m। लोन पेयर है, सारा चीज वही है। यहाँ से हम चलिए इसको ले करके चलते हैं जरा रिंग पर। तो देखिए रिंग पर यहाँ जाएगा क्या, NH2, फिर से वही कहानी, मल्टीपल बॉन्डेड है, लोन पेयर है, लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, तो सिंगल बॉन्ड हैविंग लोन पेयर क्या शो कर देगा, +m। एक आता है थायोल, तो यहाँ देखिए थायोल होता है क्या, SH
इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी शो करने लगेगा कैसा, प्लस एम। और हम इसे भी अगर रिंग पर लेकर के चल जाएं, यानी कि हम इसको ले लें एस एच, तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, तो ये भी शो करने लगेगा कैसा, प्लस एम। तो इस तरह से आप देखें हम आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप दिखा दिए। तो सिंपल था कि अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है माइनस एम, और सिंगल बॉन्ड है लोन पेयर है तो प्लस एम, क्योंकि स्ट्रक्चर घुमा देता है तो चेंज हो जाता है। अब यहाँ के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक एक सब्स्टिट्यूशन, कि हम सब्स्टिट्यूशन पर लगाएंगे तो वो क्या शो करेगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ तक हम लोग सारा एक एक फंक्शनल ग्रुप देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक सब्स्टिट्यूशन को। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास हम लोग हेलोजन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस X के जगह पर आपको दे दिया जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो अथवा आयोडो, चारों में से कुछ भी। तो देखिए इसके पास लोन पेयर होता है, सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर, क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो इसलिए ये हो गया क्या, प्लस एम, चाहे इनमें से कुछ भी रहे। इसको हम लेकर के चलते हैं रिंग के ऊपर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम X लगा दिए, यहाँ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो रहता है। तो सिंपल, चाहे रिंग में हो या चेन में, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर। यहाँ देखिए कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है भी लोन पेयर। तो ये इधर, ये इधर, और यहाँ शो हो जाएगा कैसा, प्लस एम। और इसमें घुमाने में तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इसके पास सिंगल एटम लगे हुए हैं। तो हेलोजन हम देख लिए। यहाँ से अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ रहेगा क्या, NO2। तो मान लीजिए हम ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं इसे लिखने के, स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है। ये 4 बॉन्ड बना रहा है, हम इस तरीके से लिख लिए। कहीं कहीं डेटिव बॉन्ड बना के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये NO2 है। यहाँ आप देखिए क्या है, ये नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्डेड है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं सिर्फ एक साइड सिंगल बॉन्ड होने से मतलब नहीं है, उस एटम के चारों तरफ देख लेने हैं कि क्या कभी वो डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मल्टीपल बॉन्डेड हो गया। अब यहाँ देखिए नॉर्मल केस में हम लोग मोर ईएन इसलिए लिए हैं कि कभी कभी लेस ईएन के केस में, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तब तो ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, वरना 99.9% ये नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिए। 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाता है कि मल्टीपल बॉन्ड है, शो कर देगा माइनस एम, सिंगल बॉन्ड है प्लस एम, टेंशन ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। हालांकि आपस में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन अभी इससे मतलब नहीं है, इस पूरे ग्रुप से मतलब है। तो अब देखिए ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब हम यहाँ बोलने वाले हैं कैसा, कि ये शो करने लगेगा माइनस एम। इसको अब हम लोग लेकर के रिंग में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रिंग में चलेंगे तो हम यहाँ पर NO2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, डेटिव बॉन्ड देंगे तो प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं रहेगा। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए आप, मल्टीपल बॉन्ड है भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर सिंगल बॉन्ड है भी तो उसके चारों तरफ देखिए, अगर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है, हो गया मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है वो। तो देखिए इसमें रेजोनेंस किधर से किधर के साइड जाएगा, ये इधर, ये इधर, और ये शो करने लगेगा क्या, माइनस एम। अब हम जरा इसको आपको घुमा के दिखाते हैं। तो देखिए ये क्या है, अब हम इसको ONO कर लेते हैं, NO2 को ONO कर लेते हैं। तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, और ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर। तो ये इधर, ये इधर, और अगर कहीं ऐसा केस हुआ कि सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर, क्या यूज करेंगे, प्लस एम। अब हम जरा रिंग में भी घुमा लेते हैं। तो देखिए रिंग में भी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ONO।
तो यहाँ भी देखिए जिस एटम से यानी रिंग से अटैच ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर, तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या प्लस m। तो हम NO2 दिखा दिए आपको। यहाँ के बाद देखिए अब हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर NO रहता, तो यहाँ भी ये A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है हैविंग मल्टीपल बॉन्डेड, तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, क्या शो कर देगा -m। मान लीजिए हम इसको रिंग में ले लेते हैं, तो हम इसको कर देते हैं NO। तो यहाँ भी देखिए सेम है, A डबल बॉन्ड B, C डबल बॉन्ड D, मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो ये क्या शो कर देगा -m। क्या इसको घुमा सकते हैं? तो देखिए घुमाने के बाद नाइट्रोजन के उधर बगल में कुछ लगाना पड़ेगा और ये सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, तो ये केस हो जाएगा फिर से वही वाला, तो घुमाने से कोई फायदा है नहीं। बस यहाँ ONO और NO इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको किसका, मिथाइल इथाइल का। तो देखिए यहाँ लेते हैं CH3 या मान लीजिए C2H5 या कोई भी अल्काइल, तो A डबल बॉन्ड B, C के पास कुछ नहीं है, हम ट्रिक बता चुके हैं, C के पास होना चाहिए था पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर ना तो ये +m दिखाएगा और ना तो ये -m दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो ये शो नहीं करेगा रेजोनेंस। तो आखिर ये क्या शो करता है? ये शो करेगा हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, और अगर ऐसा अल्काइल ले लिया जाए जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो हाइपर कंजुगेशन भी शो नहीं करेगा, तो इसलिए ये शो करता है हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए यहाँ तक हो गया। तो आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, यहाँ पर आता है हेलोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हमने खत्म कर दिया, मिथाइल इथाइल कर दिए, नाइट्रो नाइट्रोसो कर दिए, एक मिथॉक्सी इथॉक्सी का केस ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है OCH3 या यही CH3 के जगह पर C2H5 या कोई भी अल्काइल, तो यहाँ आप देखिए कैसा है सिंगल बॉन्डेड, ये तो सिंगल बॉन्ड है, CH3 लगा हुआ रहता है, तो इसलिए सिंगल बॉन्डेड हैविंग लोन पेयर, तो लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, तो ये क्या शो करने लगेगा +m। तो इस तरह से आप देखें कि हम आपको एक एक सब्स्टिट्यूशन दिखा दिए और एक एक फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ तक आपको दिखा दिए कि कैसे जाएगा उसका रेजोनेंस में, हम कैसे खींचेंगे। मतलब हम नोटेशन अगर साइन नोटेशन दे दिए हैं और आप चाहते हैं कि हम साइन नोटेशन को फिर से आगे बढ़ा करके पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को रेजोनेंस पार्ट 1 पार्ट 2 में कर चुके हैं, वहाँ जा कर के आप ये खींचना सीख लीजिए। यहाँ तो हम सिर्फ ये बताए थे कि +m कब और -m कब। अब यहाँ से हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पर चलेंगे जो कि मोस्ट VVI पार्ट है, इसलिए अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है। क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ से जब आप +m -m समझ गए तो आपको पूछा जाता है कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग काम करेगा, कौन सा एक्टिवेटिंग काम करेगा, कौन सा ऑर्थो पैरा होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग है और मेटा ग्रुप होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी एक्सेप्शन आते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं कि एसिडिटी में इनका क्या रोल है, बेसिसिटी में क्या रोल है, कार्बोकेटाइन में क्या रोल है, कार्बन आयन में क्या रोल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या रोल है, ये सारा चीज़ हम एप्लीकेशन आपको अभी इसके बाद इसी वीडियो में बताने वाले हैं जो मोस्ट VVI पार्ट है इस वीडियो का। तो वीडियो में बने रहिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम देखिए +m -m जानने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से पूछा जाता है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कौन मेटा डायरेक्टिंग होता है, किसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, किसे बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन +m शो करेगा, कौन -m, ये तो हम बता चुके। अब हेलोजन डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्यों?
एसिडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, प्लस एम माइनस एम का, SN1 SN2 में क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग के पास ज़्यादा है, और ऑर्डर ऑफ प्लस एम एन माइनस एम। इतना सारा चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सारा चीज़ शो कर चुके हैं, कौन प्लस एम शो करता है और कौन माइनस एम शो करता है। फिर भी हम यहाँ पर एक एक करके पहले इन सारे चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में फिर हम ऑर्डर देंगे प्लस एम और माइनस एम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इधर हम लिखते हैं प्लस एम और इधर हम लिखते हैं माइनस एम, और एक एक चीज देखते चलते हैं। तो जो भी प्लस एम है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो माइनस एम है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा इसलिए होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ के बाद देखिए अपने पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या है। तो जितने भी प्लस एम हैं ये सारे शो करते हैं क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको दिखाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के बाद पता चलेगा। पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं सारे चीज को। तो देखिए ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेटा डायरेक्टिंग। क्या इन सब में कोई एक्सेप्शन है, तो आंसर है यस। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो पैरा सभी प्लस एम शो करते हैं, और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं एक्सेप्शन में, ये बात करेंगे हम। ये रहा हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों है एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिंग में पूछा जाता है, खास करके बेंजीन रिंग में ये भी। तो ये सारा जो क्वेश्चन है EDG EWG तो कहीं भी रहेगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए रहते हैं ग्रुप, और वहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। तो देखिए ये है मेटा डायरेक्टिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पहले हम लोग एक एक करके प्लस एम माइनस एम किसको क्या कहेंगे वो समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम आपको बताएंगे क्यों बोलते हैं ऑर्थो पैरा, क्यों बोलते हैं एक्टिवेटिंग, क्यों बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग, क्यों बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो देखिए यहाँ तक हो गया एक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग कर लिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप कर लिए। उसके बाद देखिए आपके पास है हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखिए हेलोजन डेरिवेटिव हमारा जो होता है वो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हम लिखे हैं सारा प्लस एम और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मगर वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्सेप्ट कर देते हैं इधर हम हेलोजन को, क्योंकि हेलोजन क्या शो करने लगता है, यानी एक्स लिख देते हैं। एक्स के अंदर हो गया क्या, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो, ये एक्सेप्ट है। ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मगर इधर क्यों रखते हैं, क्योंकि ये शो करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है रेजोनेंस के थ्रू, उससे ज़्यादा उसकी क्षमता है खींचने की -I के थ्रू। तो इन सारे को हम एक एक करके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल केस लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया अपना एक्सेप्ट है फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो। इसको हम लोग एक्सेप्ट क्यों बोले हैं, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो होता होगा कि उधर क्यों नहीं लिखे, तो डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए इधर रखे हैं इसे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, ये था थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में आते हैं। तो देखिए EDG EWG कर दिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग हो गया, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग हो गया, प्लस एम पहले से हो गया, हेलोजन डेरिवेटिव ले लिया। एसिडिटी बेसिडिटी की बात करते हैं। तो प्लस एम जो है वो एसिडिटी घटाने का काम करेगा, और इधर हम ले लेंगे कि एसिडिटी ये बढ़ाने का काम करता है। क्यों करता है वो कुछ देर में हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। तो एसिडिटी ये बढ़ाने का काम करता है,
और ये घटाने का काम करता है। उसके बाद अगर हम एसिडिटी के बाद हम लोग बात कर लें किसकी, बेसिसिटी की, तो प्लस एम बढ़ाता है और माइनस एम जो है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो एसिडिटी बेसिसिटी ले लिए। अब यहाँ देखिए क्या है, ये SN1 हमारे पास प्लस एम है, बढ़ाने का काम करेगा, और ये SN1 घटाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कि हम यहाँ SN2 लिख लेते हैं। SN2 के केस में ये घटाता है और ये SN2 बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे पास 7 के बाद 8 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, पूरा लगा करके सारा ग्रुप हम दिखाएंगे एक एक करके, अभी हम जस्ट लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। तो देखिए इस केस में अगर प्लस एम है तो इस पर रिएक्शन फास्ट होता है, और अगर उसमें लगा हुआ रहा EAS इधर, तो ये घटाने का काम करेगा, यानी इसमें रिएक्शन स्लो होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग रिंग पर लेते हैं फ्लोरोक्लोरो, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है कि ये हमारा घटाने का काम करता है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये हमारा बढ़ाने का काम करता है रिएक्शन को। उसके बाद अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। तो अगर कहीं पर प्लस एम है तो इस वाले में हमारा अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हमारा ज़्यादा होता है, और अगर हम इधर बात करें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये हमारा कम कर देता है। और लास्ट में हम यहाँ लिखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ प्लस एम और माइनस एम। तो आप देख रहे हैं इतने तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर अब डिस्कस कर देते हैं आपको। ये तो हम लोग ले लिए थे एक ऑर्डर कि इस ऑर्डर में अपने पास क्या होता है किसके तरफ। अब हम यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए दोनों प्लस एम माइनस एम, और अब हम इसमें डिटेल में चलेंगे कि एक एक चीज़ कब कहाँ कैसे हो रहा है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए EDG EWG में कोई अंतर रहा नहीं, ये समझ में आ चुका है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है उसे EDG बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करता है उसे हम EWG बोलते हैं। यानी कि हम प्लस एम को बोलते हैं क्या, EDG, और माइनस एम को EWG। हम समझते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, और यहाँ आप कोई भी लगा लीजिए, जैसे कि OH हो, NH2 हो, कोई हेलोजन हो, O से लगा हुआ CO, और इधर एनी ग्रुप लगा हुआ रहे। इवन आपको यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं N, और N से लगा हुआ यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ रहे। सारा क्वेश्चन एक ही बार में खत्म कर देते हैं। मतलब यहाँ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हेलोजन हो, ऑक्सीजन इधर से लगा हुआ रहे, उधर कुछ भी लगा हुआ हो, इधर N है उधर कुछ भी लगा हुआ रहे, इवन आपको यहाँ पर CH2 निगेटिव लगा हुआ रहे, ये सारा केस, इवन आपको यहाँ O निगेटिव दे दे, आपको NH निगेटिव दे दे, तो ये सारा केस हो जाता है कैसा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों बोलते हैं तो देखिए हम अभी कुछ देर में इसे डिस्कस करेंगे। ये सारा केस कहलाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता है कि इसके पास लोन पेयर है, 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 निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, NH निगेटिव है।
तो या तो लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड है। और हम आपको बता चुके हैं कि ये सारा ग्रुप शो करता है क्या, प्लस M। तो अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। तो देखिए लोन पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से निगेटिव। तो जो इसका अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग और जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास यहाँ O डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज और ये ऐसे है। और यहाँ से जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर नाइट्रोजन हम लगाते तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आता, हम हाइड्रोजन लगाते तो इस पर पॉजिटिव आता। अगर हम O CO और यहाँ पर कोई भी ग्रुप रहता तो इस पर पॉजिटिव आता। अगर यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से इधर कोई भी ग्रुप लगा हुआ रहता तो इस पर पॉजिटिव आता। अगर यहाँ CH2 निगेटिव है तो निगेटिव में कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव से हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। वैसे ही O निगेटिव है तो भी बॉन्ड बना लेंगे, और अगर NH निगेटिव होता तो भी हम लोग बॉन्ड बना लेते। तो सिंपली अगर निगेटिवली चार्ज रहता तो सीधे डबल बॉन्ड बन जाता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए OH है, NH2 है, हाइड्रोजन है, O है, बगल में ये ग्रुप लगा हुआ है, N है, ये ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इन सारे क्वेश्चन को हम एक ही में ले लिए, इतना ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अब इनमें से देखिए क्या है कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ हो, आपको समझना है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, हम इधर लिख देते हैं, अगर बेंजीन रिंग सिर्फ है तो इसमें कोई ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, यहाँ पे देखिए हम लगा रहे हैं एनी ग्रुप, या कोई जरूरी नहीं है हेड पे, कहीं पे भी कोई ग्रुप लगा हुआ रहे, तो आपको यहाँ से समझना है कि इस ग्रुप को जो फर्स्ट है इसको हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, इसको हम लोग मेटा बोलते हैं और इसको हम लोग पैरा बोलते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है और ये भी पैरा है। तो देखिए वापस यहाँ आ जाते हैं, ये हमारा ऑर्थो था, निगेटिव चार्ज आया, हम लोग निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव। अब हम इन सारे ग्रुप को मिला करके ग्रुप नाम दे करके लिख देते हैं, क्योंकि बार बार उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, यहाँ हम डबल बॉन्ड O प्लस, और इधर हम ये सारा ग्रुप ले लिए, एनी ग्रुप जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, अब निगेटिव से क्या होता था, बॉन्ड, और बॉन्ड से निगेटिव। तो यहाँ से हम अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ देखिए हो जाएगा ये, यहाँ आया निगेटिव चार्ज, यहाँ है डबल बॉन्ड, O के पास है यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर H छूटा हुआ है, हम यहाँ पर H लिख दे रहे हैं, यहाँ H छूटा हुआ है। तो यहाँ देखिए हो गया क्या, OH पॉजिटिव, और यहाँ हम लिख देते हैं एनी ग्रुप जो ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे समझ जाना है। तो निगेटिव से बॉन्ड और बॉन्ड से वापस लोन पेयर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे है, ये इधर हो गया, और ये OH, या इधर जो भी ग्रुप लगाए थे हम लोग, एनी ग्रुप जो ऊपर से हम लोग लिए हैं। तो अब जरा इसमें समझिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोला गया है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को दे रहा है अपना लोन पेयर के थ्रू। तो जो दे रहा है वो कहां कहां पे जा रहा है, तो जहां जहां निगेटिव आ रहा है वहां वहां रीच करेगा। तो देखिए यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 3 जगहों पर आया, यानी जहां जहां निगेटिव आ रहा है। सिंपल है कि इन दोनों जगहों पर निगेटिव चार्ज नहीं गया है और ये दोनों मेटा पोजीशन था। तो जब कभी भी यहाँ पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज वाला एटम रहता है और उससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो, देखिए ये और ये दोनों ही ऑर्थो पोजीशन है, और ये है पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पर गया है और पैरा पर गया है, मेटा पर निगेटिव नहीं जाता है, इसीलिए इस ग्रुप को बोला जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रीच यानी कि निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो इसीलिए हम इस तरह के ग्रुप को बोलते हैं क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप।
और चूंकि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ रहा है, तो रिंग में बढ़ने के कारण हम इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहां से देखिए ये हो गया ईडीजी, ऐसे ही समझ गए, प्लस एम माइनस एम। ऑर्थो पैरा समझ में आ गया, एक्टिवेटिंग भी समझ में आ गया, प्लस एम माइनस एम पहले ही कर चुके हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहां से क्या होता है, इसी में पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारा है, अगर इसी में हम इलेक्ट्रोफाइल दे दें, मतलब यहाँ जो निगेटिव चार्ज आ रहा था यहाँ और यहाँ, और इसी में दे दिया जाता है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है, यानी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेंजीन के रिएक्शन में, आगे चल के एराइल हैलाइड में, एल्डिहाइड कीटोन में। तो क्या होता है कि यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। तो इस केस में जहाँ जहाँ से रीच हो रहा है वहाँ से हम इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ से पढ़ने लगते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और पूछा जाता है कब फास्ट होगा। तो जब कभी भी प्लस एम ग्रुप लगा हुआ रहता है, ये सारा कैसा ग्रुप था, प्लस एम, तो प्लस एम को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें ही हम लोग का होने लगता है, बढ़ने लगता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यही देखिए बढ़ाने लगता है क्या, बेसिसिटी, क्योंकि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। कोई ग्रुप लगा हुआ रहेगा यहाँ पर NH2 वगैरह, तो वो डिटेल में हम लोग एसिडिटी और बेसिडिटी में देखेंगे। तो अब यहाँ तक ये सारा चीज रहता है एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ तक हो चुका हमारा कि प्लस एम में कौन कौन शो करेगा और यहाँ से देखा जा सकता है। अब जो ग्रुप बच गया, जैसे कि अब हम बात करेंगे मेटा डायरेक्टिंग की, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, और यहाँ से हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा क्यों शो करता है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इन सारे ग्रुप को लेते हुए। और SN1 SN2 की बात करें तो क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, उस केस में प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए यहाँ से SN1 भी काम करने लगता है। और अब हम कुछ देर में यहाँ बात करेंगे कि इसकी SN2 माइनस एम में क्यों बढ़ने लगता है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए यहाँ के बाद हम लोग आ जाते हैं उस ग्रुप में। अब देखिए क्या होता है, ये था प्लस एम का खेल। अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं माइनस एम में। तो अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं माइनस एम को। अब माइनस एम में क्या होगा कि मान लीजिए जो भी था मल्टीपल बॉन्डेड था, यानी कि यहाँ अगर हम ले लेते हैं CO और यहाँ लगा लेते हैं मान लीजिए H, तो ये हो गया एल्डिहाइड। OH लगा लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CONH2 लगा लेते हैं अमाइड हो गया, COX एसिड हैलाइड हो गया, COOCOC एसिड एनहाइड्राइड हो गया, और CO और C इधर ले लिए तो कीटोन हो गया। तो ये सारा ग्रुप मान लीजिए C≡N ले लिए, जो अभी हम लोग देखे थे माइनस एम शो कर रहा था, या हम लोग NC ले लिए, तो ये सारा शो करता है कैसा, मेटा। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं कि इसे हम लोग माइनस एम को मेटा ग्रुप क्यों बोलते हैं। तो ये है A+B C+D, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला जाता है, क्योंकि ये है मल्टीपल बॉन्डेड हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं तो किस तरह से होगा। यहाँ पर अपने पास है कि हम एक रिंग ले लेते हैं और यहाँ हमारा आता है O के पास निगेटिव, और इधर हम देखिए सिर्फ ग्रुप लिख देते हैं, यानी जो ग्रुप इधर लगा हुआ है इनमें से कोई भी ग्रुप लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला गया है, ये जस के तस है, यहाँ आ गया क्या, पॉजिटिव ग्रुप। अब हम इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हम एक ही में लिख दिए हैं क्या, ये रहा वो निगेटिव, इधर जो भी ग्रुप ऊपर लिखा हुआ है वो ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अपने पास हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि ये जाएगा इधर के तरफ, तो ये यहाँ आ गया पॉजिटिव उठ के यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच रहे हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ है पॉजिटिव उठ के यहाँ आ गया, और यहाँ है क्या, O निगेटिव, और इधर लगा हुआ है कोई ग्रुप। बाद में देखिए क्या हो जाता है
कि हमारा ये सारा यहाँ तक होते हुए जा रहा है और अब हम लास्ट में क्या कर लेंगे कि इस डबल बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, उसके लिए हम अलग से एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके पहले देख लीजिए, क्योंकि वो देखना जरूरी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचने के लिए। यहाँ तो अभी हम आपको समझा रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी प्लस एम और माइनस एम का खेल। तो देखिए ऐसे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है जो ग्रुप लगा हुआ है माइनस एम का। अब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे, और यहाँ देखिए पैरा पर भी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पोजीशन ऑर्थो का पॉजिटिव चार्ज और मेटा पर भी आ रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ पे पॉजिटिव नहीं जा रहा है, मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया, पैरा पे पॉजिटिव आ गया, मेटा पे पॉजिटिव नहीं गया। यानी जहां जहां पॉजिटिव चार्ज गया है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया ऊपर का ग्रुप, लेकिन बचा हुआ रह गया कहाँ, मेटा पर। इसीलिए हम इस केस में बोलते हैं इसको मेटा डायरेक्टिंग। और जितने भी हम यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट में मेटा लेते हैं और इसमें हम लोग ऑर्थो पैरा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। मेटा डायरेक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के बाद ऑर्थो पैरा से तो खींच लिया, मगर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रह गया, मेटा पर, क्योंकि मेटा से नहीं खींचा है। इसीलिए मेटा से नहीं खींचने के कारण हम इसको बोलते हैं क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद अपने पास देखिए यहाँ पर आ जाता है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे थे। तो डीएक्टिवेटिंग इसलिए बोल रहे हैं कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, और रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग भी यहां तक समझ में आ गया। अब ये एसिडिटी क्यों बढ़ाता है, तो एसिडिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल अलग से लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। अगर यहाँ निगेटिवली चार्ज आता और अगर खींचता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, जैसे COOH ले लेते और ये खींचने का काम करता, तो उस केस में माइनस एम बढ़ा देता है एसिडिटी को, जो कि अभी हम कुछ एग्जांपल उसका अलग से देखेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। SN1 SN2 इंक्लूड नहीं करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का हम एग्जांपल देके दिखाते हैं। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिंग में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि रिंग से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा जा रहा है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया जा रहा था। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है कि हमारा जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारा यहाँ पर घट जाता है। तो इस तरह से आप देख लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम हो गया। अब हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल एसिडिटी बेसिसिटी का दिखा देते हैं कैसे काम करता है, और हम आपको ये बता देते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग डीएक्टिवेटिंग क्यों कहते हैं, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर बेंजीन रिंग लें और बेंजीन रिंग पर हम लगा देते हैं मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि यहाँ पर ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे, तो जस्ट लाइक इसी की तरह जैसा हम लोग खींचे हैं वैसा बन जाएगा, यानी ऑर्थो और पैरा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, पावर की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में पावर जो होता है रेजोनेंस का, यानी कि प्लस एम और इधर है माइनस आई, तो माइनस आई का पावर ज्यादा हो जाता है किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में, यानी फ्लोरीन क्लोरीन के केस में। तो जो पावर है वो इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ ज्यादा हो जाता है रेजोनेंस से। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है उससे कहीं ज्यादा वो इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लेता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना दान किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का उससे ज्यादा तो वो ले रहा है, तो लेने के कारण उसको बोल दिया जाता है क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है। तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, और रिंग से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ये रीच कर देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया क्या निगेटिव, और ये यहाँ है, फिर से ये निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, फिर निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव। तो इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है कि हमारा रीच कर दे रहा है। पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरह से है, तो खींचने की जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका होगा कि इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, तीनों ही पोजीशन को ये रीच कर देगा। तो रीच करने के कारण यहाँ पर ऑर्थो पैरा हम डायरेक्टिंग बोलते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का पावर ज्यादा होने के कारण हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो हैलोजन के लिए यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों बोला जाता है हैलोजन को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन बोला जाता है क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसको दिमाग में रखना है, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस एम, सारा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हुए भी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इसको बोलते हैं क्या डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन बाकी किसी में ये टेंशन नहीं है। अगर प्लस एम है तो सारा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर माइनस एम है तो सारा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग, ये याद रखना है। तो ये एक अलग चीज था। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ के बाद हम आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको एसिडिटी बेसिसिटी दिखा देते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या ऑर्डर ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम। इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम आपको ट्रिक बता देंगे, उससे ये इजीली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम यहाँ के बाद आपको बताने वाले हैं ऑर्डर, और उसके बाद एसिडिटी जो बचा हुआ रह गया था। तो देखिए ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्लस एम हम लिख लिए, टाइम बच जाएगा आप लोग का। लेकिन इतने सारे ग्रुप को हम किस तरीके से ट्रिक के थ्रू दिमाग में रखेंगे और बता सकते हैं कि कैसे ये आया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज है, इसे तो हम लोग पहले साइड कर लेते हैं, और यहाँ विदाउट निगेटिवली चार्ज को समझते हैं, फिर हम उस पे आएंगे। देखिए क्या होता है, इधर हम आ रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ है सल्फर, यहाँ है फास्फोरस। इतना ही ग्रुप पढ़ना रहता है। और एक है कौन, हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। यानी यह है 4, इसका होता है 3.5, यह है 3 और यह है 2.5, और लगभग आधे से नीचे घटते भी जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए समझने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा ऑर्डर आया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं किसका ऑर्डर, रेजोनेंस का या मेसोमेरिक इफेक्ट का, सेम है दोनों का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो जिम्मेवार है, एक तो है प्लस एम जो अभी हम देख रहे हैं, बाद में माइनस एम लिखेंगे तो माइनस एम, और डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट। और तीसरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है इसका, वो है अपने पास क्या, स्टेरिक फैक्टर, यानी कि बल्कनेस। ये तीन चीज मिल करके ये ग्रुप डिसाइड होता है। नॉर्मल केस में बच्चे इसे रट लेते हैं, मगर हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्लस एम पढ़ रहे हैं तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस एम शो करता है या माइनस एम, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब ये प्लस एम है तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग सारा चीज सीखेंगे। क्यों नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया पावर ऑक्सीजन से, ये समझते हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर आ गया है नाइट्रोजन जो कि CO लगा हुआ है, फिर आ गया ऑक्सीजन जो कि CO लगा हुआ है, और बाद में ये सारे ग्रुप हैं। तो क्यों ऐसा होता है इसे समझते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा पावरफुल है, इसे पहले समझते हैं। नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट क्यों कर पाता है ऑक्सीजन से। तो देखिए सिंपल कहानी है
कि अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और अगर दोनों की बात करें डोनेट करने में तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन से दान करेगा, इसके पास दो है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो पाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं रेजोनेंस पार्ट 1 में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हो जाता है क्या, मोर ईएन, और ये हो जाता है क्या, लेस ईएन, मतलब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, मतलब हम यहाँ तुलना करते हैं प्लस एम, तो प्लस एम इक्वल है किसका, नाइट्रोजन इक्वल टू ऑक्सीजन, मगर जब हम माइनस एम की बात करें तो नाइट्रोजन से ज्यादा खींच लेता है कौन, ऑक्सीजन, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है माइनस आई से, तो कहीं ना कहीं जितना दे रहा है उससे ज्यादा खींच लेता है ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाता है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से पहले हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि नाइट्रोजन में NH2 पहले आ गया है, NHR या NR2 बाद में क्यों गया, तो देखिए हम इसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं A डबल बॉन्ड B और यहाँ हम दे देते हैं NH2, और मान लीजिए एक हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ NHR अथवा NR2 जो भी रहेगा R के जगह पे, तो देखिए ये भी क्या करेगा, दान करेगा अपना, और ये भी दान करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर से दान कर रहा है, लोन पेयर यहाँ भी और लोन पेयर यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो बल्कीनेस है यानी R ग्रुप, बल्कीनेस होने के कारण क्या हो जाता है कि ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये देने में इसे डिस्टर्ब करने लगता है। ऐसा इसलिए है कि इसका जो ऑर्बिटल है उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने लगता है, कौन, बल्कीनेस। तो यहाँ से ये शॉर्टकट बन जाता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि इसका कम होते जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं आपको डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और साथ में इसलिए आ गया कौन, स्टेरिक फैक्टर। तो अब यहाँ पर ये चीज तो हो गया फाइनल। अब हम यहाँ पर उसे ट्रिक के रूप में लिख देते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, और यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर भी कम हो तो प्लस एम यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। ये निकल के आया, तो इसलिए यहाँ पर NH4 हो गया और यहाँ पर NR2 हो गया, इजीली समझा जा सकता है बिना किसी टेंशन के। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इसे समझेंगे और फिर इसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन से क्यों हुआ ऑक्सीजन, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ H है, यहाँ बल्कि बढ़ गया R, तो इसीलिए इससे इसका कम हो गया, इससे इसका कम, इससे इसका कम, समझ में आ गया, बल्कीनेस के कारण। यहाँ भी इससे इसका बल्कीनेस ज्यादा है तो ये घट गया। अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन के बाद ये CO क्यों आ गया, मतलब वापस से एक बार पहले नाइट्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था, फिर नाइट्रोजन क्यों आ गया। तो देखिए इस नाइट्रोजन में ये CO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इधर से तो ये दान करेगा लेकिन साथ साथ रेजोनेंस इधर भी है, तो इधर खींचने वाला और इधर देने वाला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट्रोजन का पावर कम हो जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीजन के भी केस में कि ये इधर से देगा और ये इधर भी रेजोनेंस में है तो ये इधर से खींचेगा, तो इसीलिए पावर यहाँ पर कम हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं। लेकिन हर हाल में ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल है कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये COR और COR तो इसमें भी है, तो इसीलिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। और ये सब तो नॉर्मल केस है डबल बॉन्ड का। और बेंजीन में आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो -I है वो ज्यादा होता है किससे, प्लस M से, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ज्यादा हो जाता है, तो इसका ऑर्डर सबसे लास्ट में आ जाता है। यानी कि अगर हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन चारों की अगर बात कर लें यहाँ पर, फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो, आइडो का,
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, प्लस एम और माइनस आई। पावर जो है ये पावर ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ये है, मतलब हाइड्रोजन के लिए ये पावर है, माइनस आई ज़्यादा प्लस एम कम, इसलिए ये आ जाता है सबसे लास्ट में। तो फ्लोरीन ज़्यादा डोनेट कर पाता है, ज़्यादा खींचता भी है, इसलिए ये पहले है। क्लोरीन माइनस आई पावर कम है, प्लस एम भी कम है, तो इस तरह से ऑर्डर हो जाता है। अब यहाँ देखिए NO2 का है, तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसलिए ज़्यादा खींच पाता है। सल्फर उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन बगल में नाइट्रोजन है। कार्बन से ज़्यादा है ऑक्सीजन, कार्बन से ज़्यादा है ऑक्सीजन, कार्बन से ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो बगल में देखिए यहाँ छोटा ग्रुप है, तो मोर पावरफुल तरीके से खींच पाता है इसी तरह से, क्योंकि इसका डिस्टर्ब नहीं करता है प्लेन को ये। उसी तरह से जैसे जैसे हम यहाँ ग्रुप की साइज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होता है, पावर घटते जाता है। तो इसलिए इधर घटते जा रहा है ग्रुप बढ़ाने के कारण। यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस तरह का सीन है। यहाँ पर देखिए CO सब में है, यहाँ फिर OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ NHR हो जाता है, बल्कीनेस बढ़ते जा रहा है। तो बल्कीनेस बढ़ने के कारण पावर घटते जाता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम प्लस एम और माइनस एम को याद रखेंगे। अब हम छोटा सा आपको एसिडिटी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, ये है माइनस एम, साथ में माइनस आई भी है, मगर ये है प्लस एम और माइनस आई। तो इसीलिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं एसिडिटी का। यहाँ पर हम एसिडिटी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक था वो था क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट में ये क्या है, ये खींचने का काम कर रहा है माइनस एम माइनस आई से। तो अगर इन दोनों में तुलना किया जाए एसिडिटी, और यहाँ देखिए ये डोनेट कर रहा है प्लस एम से, क्योंकि यहाँ है डबल बॉन्ड भी इसी के पास लोन पेयर, तो ये दान कर देगा। और अगर हम इस NO2 को जरा इसे खोल लें इस तरीके से, तो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड B, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब NO2 खींचने का काम करेगा। और इतना दूर तो दोनों में सेम है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम इसको 1 माने और इसको 2 माने, तो 1 का एसिडिटी ज्यादा हो जाता है किससे, 2 से। तो ये तो ऐसे ही हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखे थे। डिटेल में हम लोग एसिडिटी देखेंगे सारा क्वेश्चन मिक्स करते हुए। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। हम एक एक करके यहाँ फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, EDG और EWG समझ में आ गया किसको कहते हैं, क्योंकि प्लस एम और माइनस एम, हम लोग प्लस एम को EDG बोलते हैं, माइनस एम को EWG बोलते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, प्लस एम है मेटा डायरेक्टिंग, माइनस एम है एक्टिवेटिंग ग्रुप, प्लस एम है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, माइनस एम है हेलोजन डीएक्टिवेटिंग कहलाता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसा इसलिए होता है कि हेलोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग है। और ऑर्थो पैरा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेबल कर रहा होता है। और एसिडिटी बेसिसिटी के केस में क्या हुआ कि माइनस एम एसिडिटी को बढ़ा रहा था, प्लस एम बेसिसिटी को। SN1 में प्लस एम बढ़ा रहा है, SN2 को माइनस एम बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को कौन बढ़ा रहा था, माइनस एम। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर प्लस एम और यहाँ पर माइनस एम हम लिखा चुके हैं सारा। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ा था, जब ग्रुप में प्लस एम हो। और यहाँ है ऑर्डर ऑफ प्लस एम और माइनस एम, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से देखिए 10-11 टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसका हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे, SN1 SN2 डिटेल में उधर भी देखेंगे। एसिडिटी बेसिडिटी का अलग से वीडियो रहेगा, उसमें देखेंगे। ये सारा छोटा छोटा चीज था यहाँ पर जो हम आपको डिस्कस कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। खास करके जो IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।